बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है बाखबर, मैं हूँ यासिर रहमान। आज के प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हम बात करेंगे, पाकिस्तान हमेशा से ये चाहता है कि पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं पड़ोसियों के साथ वो अच्छे रहें। यानी ऐसे ममालिक जिस तरह ईरान है, अफ़गानिस्तान है और चीन है, इनके साथ ताल्लुकात हमारे बहुत बेहतरीन भी रहे हैं। और ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान के हवाले से बात करें तो कभी उतार चढ़ाव उसके अंदर आता है। लेकिन एक मुल्क ऐसा है जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, जिसके साथ हमारी 3 जंगें भी हो चुकी हैं। पाकिस्तान बार बार कोशिश ये करता रहा है कि उसके साथ ताल्लुकात हमारे बेहतर रहें और कम से कम इतने हों कि एक वर्किंग रिलेशनशिप के हवाले से इस खत्ते के अंदर ताल्लुकात रहें। लेकिन बदकिस्मती के साथ वो मुल्क हमेशा से रिस्पॉन्ड नहीं करता, वो हमेशा से रिएक्ट करता है। यही वजह है कि जो हमारे तनाज़ात हैं इंडिया के साथ, चाहे वो कश्मीर का मामला हो, सियाचिन का मामला हो, सरकरी का मामला हो या पानी की तकसीम के हवाले से मामलात हों, उसके ऊपर हमेशा इंडिया ने रिएक्शन शो किया है, रिस्पॉन्स प्रॉपरली नहीं दिया, पॉजिटिवली नहीं दिया। यही वजह है कि जब भी पाकिस्तान की तरफ से कोई इनिशिएटिव लिया गया है बातचीत को आगे बढ़ाने के अमल का, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स के हवाले से, तो हिंदुस्तान की जानिब से हमेशा से और बिलखुसूस 2014 के बाद जब से एक इंतहापसंद मजहबी इंतहापसंदों का टोला जो है वो दिल्ली में बिराजमान है, उसके बाद हमने देखा कि उनकी तरफ से कोई खातिर खा हमें जवाब मौसूल नहीं हुआ। जहाँ तक मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल का ताल्लुक है तो आए रोज़ वहाँ पर जनाब कासोज हो रहे हैं। अभी हालिया कुछ दिन पहले 3 कश्मीरियों को जो निहत्ते थे, जिनका कोई जुर्म नहीं था, जिन्होंने कोई जुल्म नहीं किया हुआ था, उनको शहीद किया गया है। और उनके किस पादाश में शहीद किया गया है? जो 5 फौजी मारे गए उस पादाश में शहीद किया गया है। और इसी तरीके से अगर हम देखें तो डोमिसाइल्स जो हैं वहाँ पे आए रोज़ उनमें इजाफा हो रहा है ताकि जो आबादी का तनासुब है उसे तब्दील किया जाए। डीलिमिटेशन जम्मू के अंदर उसे तब्दील की जा रही है। अब सूरत हाल ये है कि अगर हम इसको थोड़ा सा आगे फ्यूचरिस्टिक व्यू में देखें तो हमें ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त के अंदर हिंदुस्तान ये कोशिश कर रहा है कि जो आबादी का तनासुब है उसे इतना तब्दील कर लिया जाए कि कश्मीरियों की शनाख्त जो है वो ख़त्म हो जाए। तो क्या ऐसी सूरत हाल के अंदर फिर कश्मीरियों के साथ भी वही सलूक होगा जो गाज़ा में हो रहा है, या कश्मीरी इसको डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे और रिएक्ट करेंगे? और क्या पाकिस्तान और भारत मिलकर कोई ऐसी स्ट्रैटेजी तय कर सकते हैं जो एक डुएबल फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन हो? और वो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो सकता है, इस पर जरा पहले मौजूद में बात करेंगे। सबसे पहले तारुफ करवा देते हैं अपने मुअज़्ज़िज़ पैनलिस्ट का। आज हमें जो है शनीला अमार साहिबा ने, डॉक्टर फारूक आदिल साहब ने, आगा इकरार हारून साहब ने, डॉक्टर ताहिर नईम मलिक साहब ने, सज्जाद अनवर साहब ने और मोहम्मद नौशाद अली साहब ने। तमाम पैनलिस्ट को खुश आमदीद कहते हैं। पहला सवाल होगा शनीला साहिबा आपसे। कश्मीर से मुतालिक मोदी सरकार की हठधर्मी बरकरार है। अगर कश्मीर मुखालिफ पॉलिसी का फौरी हल तलाश ना किया गया तो क्या गजा जैसी सूरत हाल पैदा हो सकती है? यासिर, गजा जैसी सूरत हाल काफी हद तक पैदा हुई हुई है। देखें, जब हम बात करते हैं कि गजा एक बहुत बड़ी जेल बन गया, तो कश्मीर के साथ भी तो यही हुआ है ना। जब से वो आर्टिकल्स रिवोक किए गए, एक बहुत बड़ी वो जेल बन गया हुआ है। लोगों के साथ उनके राब्ते खत्म हो गए हुए थे। वहां से लोग, किसी को आने नहीं दिया जा रहा, किसी को बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा। फिर उसी तरह जगह जगह चेक पोस्ट है। 7 लाख फौज वहां पे लाके बिठा दी गई है। उसका जब दिल चाहता है, जिसके घर में भी जाते धड़ल्ले से दाखिल हो जाते हैं। औरतों के वहां पे रेप हुए हैं, बच्चों नौजवानों को वहां पे शहीद किया गया, मस्जिदों के अंदर जाके उनको शहीद किया गया है। कौन सी कमी है या कौन सा जुल्म है जो वहां पे रवा नहीं रखा जा रहा? और हम कह रहे हैं कि गजा ने के बनेगा कि नहीं बनेगा, वो बन चुका हुआ है वहां पर। फिर ये जो आर्टिकल रिवोक करने के बाद बड़ा मोदी वहां पे गए कश्मीर में, और जाके उन्होंने सुहाने ख्वाब दिखाने की कोशिश की वहां के नौजवानों को कि जी हम आपको अब रोजगार मिलेंगे, अब आप जो है वो इंडिया की जो पॉलिसीज है वो आपके ऊपर लागू होंगी। पहले 19 करोड़ रुपया सिर्फ खर्च हुआ प्रोजेक्ट तरक्याती कामों पे, हम 9,000 करोड़ की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे। लेकिन जब तक आप उनको उनके हुकूक नहीं देंगे, जब तक उनका जो अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा गया कि इस्तिस्वाबे राय के जरिए वो फैसला नहीं करेंगे, तब तक वो आपकी इन चिकनी चुपड़ी बातों के अंदर नहीं आएंगे। फिर जो जुल्म वहां पे रवा रखा गया हुआ है, जबरदस्ती उनके ऊपर जबर करके उनको अपने साथ मिलाया जा रहा है, तो उसके बाद कश्मीरी आपकी कौन सी बात मानेंगे, कैसे उस पर भरोसा करेंगे? मोदी सरकार जो है, उनके आने से पहले भी कश्मीरियों के हालात जो थे वो कोई बेहतर नहीं थे। लेकिन इस जमात ने आके जो इंतहा कर दी है जुल्म की, कश्मीरियों के ऊपर भी और उसके बाद जो है इंडिया के अंदर अकलियतों के ऊपर भी, तो इनकी किसी बात के ऊपर अब कोई भरोसा कर नहीं रहे हैं। सिचुएशन अब दुनिया को देखना होगा कि आप अगर गजा के मामले में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो कश्मीर के मामले में के अंदर भी अब आए हैं कि कितनी
लाशें उनको चाहिए ये बात मानने के लिए कि कश्मीर के अंदर कितना जुल्म हो रहा है। और जो एक जमात कुछ या ऐसे सियासतदान थे जो इंडिया की तरफ थोड़ा मुस्बत रवैया रखते थे, जो प्रो इंडिया थे, अब वो जमातें जो हैं वो भी जी। ये बात कहना शुरू हो गई हुई कि गजा वाले हालात जो है इस कश्मीर के अंदर पैदा किए जा रहे हैं। तो अब बात यह है कि पाकिस्तान तो हमेशा से ये बात कहता है कि बातचीत के जरिए मसले को हल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इंडिया ने अपनी हठधर्मी जो उसको रवा रखा। और अब तो वैसे भी मोदी सरकार ने इलेक्शन में जाना है, इलेक्शन से पहले तो किसी बात को सुनने के लिए तैयार होगा ही नहीं, ना ठीक कोई है। मुज़ाकरात के दरवाजे खोलेगा। तो ये अब दुनिया को सोचना होगा, आगे आना होगा, अगर वो चाह रहे हैं कि अमन कायम हो, वरना फिर इस हिस्से का अमन ठीक गड़बड़ है, हुआ तो पॉइंट आ उसकी गया आपका। डॉक्टर आगे फारूक तक अल जाएगी साहब, बात। आपको इसमें शामिल करूंगा। ये फरमाएगा कि माजी में पाकिस्तान की जो मुस्बत कोशिशें हैं उसका जवाब हिंदुस्तान ने इसलिए नहीं दिया कि बीजेपी का जो वोट बैंक है वो मुतासिर हो सकता है। ये तो एक मुस्तकिल फिनोमिना है। इलेक्शन के मौके पर बीजेपी कुछ ज़्यादा, वरना इंडिया की हर पॉलिटिकल पार्टी इंक्लूडिंग कांग्रेस ये तर्ज अमल इख्तियार करती रही है। और ये तर्ज अमल क्यों इख्तियार किया गया? सबब उसका ये है, पहला सबब ये है कि ये जो जहनीत है, कांग्रेसी जहनीत कह लें, बीजेपी वाली इंतहा पसंदाना जहनीत कह लें, या हिंदू जो उसकी ख़ास एक उनका माइंड सेट है, हिंदुत्व, चाहे वो समझ लें, तो दरअसल ये किसी दूसरे के लिए गुंजाइश नहीं रखती। आज़ादी से पहले आपके साथ उन्होंने क्या किया? एक इनकी अबूरी हुकूमतें बनी तो इन्होंने सबको बुतों को पूजा करने पे मजबूर कर दिया जो गैर हिंदू तलबा थे। और फिर वो जो उनका कौमी तराना बना, जो उन्होंने झंडे किए, जो मूर्ति रखी गई गांधी जी की, वंदे मातरम, तो ये सारी वो ताज़ीम करने पे इन्होंने मजबूर किया जो उसे तस्लीम नहीं करते थे, और उन्होंने मजबूर कर दिया। और उसी से लोग इस नतीजे पर पहुँचे कि दरअसल इनके साथ मिलके आप आगे सफ़र नहीं कर सकते आज़ादी का। तो एक तर्ज अमल तो ये है। फिर आज़ादी के बाद उन्होंने मुसलमानों समेत किसी भी अक़लियत के लिए उन्होंने गुंजाइश नहीं छोड़ी। तो उनका दूसरा, और जो पाकिस्तान बन गया और आज़ादी हो गई तो उसके बाद उन्होंने उसी तर्ज अमल को बरकरार रखते हुए पाकिस्तान को आज तक तस्लीम नहीं किया। और जो तस्लीम नहीं किया तो इनके ज़हन में ये है जल्द या बदेर ये वापस हमारी तरफ आ जाएगा। जिस ज़माने में हमारे यहाँ से लोग जाया करते थे इंडिया, तो उनको ये कहा करते थे भाई ये तो लकीर ही है, हम तो एक ही हैं, आएँ हमारे साथ मिल जाएं और ये करें और वो करें। तो ये वही माइंडसेट है, ये वही तौसीह पसंदाना माइंडसेट है जो यहाँ भी, यहाँ से अफ़गानिस्तान तक और उधर बहरे हिंद तक, जहाँ तक इंडोनेशिया और मलेशिया तक, ये अपनी तौसीह पसंदी का इनका एजेंडा है। उसके तहत और ख़ास उसका टारगेट जो है, हमारे बारे में ये ज़्यादा दुखी हैं तो हमें इन्होंने ज़्यादा टारगेट किया हुआ है। इस वजह से ये मामलात हैं और ये तर्ज अमल बरकरार रहेगा जब तक कि वहाँ कोई बड़ा ज़हन पैदा नहीं होता जो इस सारे मामले को समझ के हकीकत पसंदाना पॉलिसी इख्तियार ना करे। बिल्कुल ठीक। आगा साहब, आपको सर इन्वॉल्व करूँगा। ये फरमाइएगा कि 26/11 हो, उड़ी हो, पठानकोट हो, पुलवामा हो, पाकिस्तान हमेशा पेशकश करता है जब भी इनका कोई नॉन स्टेट एक्टर जो है वो इस तरह की कार्रवाई करता है, इल्ज़ाम ये पाकिस्तान के ऊपर लगाते हैं। पाकिस्तान का जो पेशकश होती है उसका मुस्बत जवाब क्यों नहीं दिया जाता, क्या वजह है? देखिए, पहली बात तो ये है कि यासिर भाई आपने भी कहा कि इंडिया का कोई नॉन स्टेट एक्टर ऐसा काम करता है, तो मैं इसमें नहीं, इंडिया का नहीं, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि इंडिया के तो स्टेट एक्टर ऐसा काम करते हैं, वो प्लान करते हैं बाकायदा, जिसको आप फॉल्स फ्लैग कहते हैं, वो बाकायदा प्लान करते हैं, उनकी अपनी एजेंसियां प्लान करती हैं और फिर वो जिम्मेदारी पाकिस्तान पे लगाई जाती है। और पाकिस्तान हमेशा ये कहता है कि अच्छा आपने जिम्मेदारी लगा आप पे डाल दी है, आप बताएं कि हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन में। उस पर इंडिया भाग जाता है, क्योंकि बात यह कि जब प्लान ही इंडिया ने किया हो और एक ही अंदर बैठ के किया हो तो उसके ताने बाने अक्रॉस द बॉर्डर जो है वो टेंजिबल तौर पे, फिजिकली तौर पे साबित करना भी नामुमकिन हो जाता है ना, क्योंकि होते ही नहीं है। आप प्रोपेगेंडा में तो कर सकते हैं कि आप, मैं आपको एक प्राइम एग्जांपल बताऊं, एक मुझे ये याद नहीं कौन सा अटैक था जिसपे इंडिया के एक टेलीविजन ने 2 घंटे के बाद कहना शुरू कर दिया कि जो वहां पे यानी कि जो डेड बॉडीज मिली है उन्होंने जो कुर्ता शलवार पहने हुए वो पाकिस्तान में बने थे। आप यहां से अंदाजा लगा ले कि एक लेवल होता है प्रोपेगेंडा करने का, लेकिन वो उसको थ्रेशोल्ड को भी क्रॉस कर जाते हैं। लेकिन मैं इसको इस तरह मैं कहूँगा कि इंडिया जब भी चाहता है प्लान करता है और वो जब भी चाहता है एक पूरा सीन क्रिएट करता है। हम रिसीविंग एंड पे होते हैं,
हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम इंडिया ने अब जो किया है कनाडा में और अमेरिका में, और जो कोशिश उसने की है यूके में, उसके बाद लोगों को पता चला है इंडिया इज ए टेररिस्ट स्टेट। ठीक है, इट डज स्पॉन्सर, स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म। हम सिर्फ उसका शिकार रहे हैं पहले, लेकिन हमारी बात कोई नहीं मानता था। अब दुनिया मानेगी कि इंडिया इज ए स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म। ठीक, सही पॉइंट। नौशाद साहब, इसमें आपको इन्वॉल्व करेंगे, फरमाइएगा ऐसे हालात में कश्मीरियों के लिए क्या भारत से कोई बामानी मुज़ाकरात हो सकते हैं और नतीजा खेज भी हो सकते हैं क्या? देखिए यासिर, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर मेरी राय थोड़ी सी मुख्तलिफ है। उसकी वजह जी, ये आप है अपनी राय कि- दें। जी, मेरी राय इसलिए भी मुख्तलिफ है कि मुझे ये लगता है कि जब भी मुज़ाकरात होंगे, मुज़ाकरात की सूरत के अंदर हर सूरत जो है ना, वो मामला कश्मीरियों के इस्तिस्वाब राय की बात पर जाएगा। और अगर वो जाएगा तो भारत को ये मालूम है कि वो भारत तो फिर किसी खाते में नहीं है ना, भारत का तो कोई मामला ही नहीं है। अब इस सूरत हाल में चूंकि भारत को पता है कि इस्तिस्वाब राय करें या पाकिस्तान से मुज़ाकरात करें, किसी भी सूरत के अंदर, हर दो सूरत के अंदर इंडिया को कश्मीर छोड़ना पड़ेगा। इंडिया कश्मीर को छोड़ना नहीं चाहता। यकीनन उसके लिए हमें, मेरा ये ख्याल है कि ये जब तक कोई थर्ड पार्टी इंटरवेंशन नहीं होगी, जब तक यूनाइटेड नेशंस अगर अपनी फोर्सेस वहां नहीं उतारता और यूनाइटेड नेशंस या दुनिया की बड़ी आलमी ताकतें इस मामले में इन्वॉल्व नहीं होती, तब तक ये मामला किसी सूरत सॉर्ट आउट नहीं होगा। हमने ये करके देख लिया, हमने ये बात भी करके देख ली कि दोनों के दरमियान मामला तय होंगे। हमने बहुत सारे डिफरेंट तरह के एग्रीमेंट्स भी करके देख लिए। हमने भारत की जो ये स्टेट स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी है ये भी बर्दाश्त की, इल्जामात भी बर्दाश्त किए। हमने ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस हैं ये भी हमारे पर, इसका मुद्दा भी डाला जाता रहा। शुक्र है कि ये कनाडा जो है वो उसके अंदर वो वाकया हुआ जिसमें तहकीकात में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब तहकीकात में वो शामिल नहीं हुआ भारत, वो जो उसका रवैया पाकिस्तान के साथ है वही रवैया उसने कनाडा के साथ अपनाया, तो कनाडा ने शोर मचाना शुरू किया। और फिर बरतानिया के अंदर जो मामला हुआ, अमेरिका के अंदर जो कुछ हुआ, अब अमेरिका के साथ भी कोई खास ताउन नहीं कर रहा भारत। सो भारत जिस हेजमोनिक रवैये या जिस तौसीह पसंदाना अज़ाइम के साथ आगे बढ़ना चाहता है, वहां पे इस चीज की गुंजाइश शायद नहीं है कि वो कोई मुज़ाकरात से मामला हल हो। ये यकीनन थर्ड पार्टी इंटरवेंशन से ही होगा, या फिर ये है कि कोई वक्त आएगा कि फिर हम जो है कश्मीरी अपना फैसला खुद करेंगे। वो अपनी सही कोशिश कर रहे हैं। मैं जो शनीला ने बात कही है कि उनके लिए तो हर रोज गजा ही है और अरसा दराज से गजा ही है। पॉइंट आ गया सर आपका। सजाद साहब, इसमें आपको इन्वॉल्व करूंगा सर। फरमाइएगा कि 2024 में अगर बीजेपी दोबारा से इक़्तिदार के मनसब पर फायज हो जाती है तो क्या 2014 और 2018-19 का वही रवैया होगा या रवैये में कुछ लचक होगी, और क्या फिर कश्मीर पर कोई बात की जा सकती है? क्योंकि यहाँ पे एक साहब हुआ करते थे, वो कहते थे कि अगर ये बीजेपी जीत गई तो हमारे मुज़ाकरात जो है ना वो कश्मीर के ऊपर हो सकते हैं। तो क्या अब ये हमारी खाम ख्याली है या कभी कोई बात होगी? ये तो बात दुरुस्त है कि दोनों तरफ का जो राइट विंग है, पाकिस्तान का और इंडिया का, जो कि एंटी पाकिस्तानिज़म इंडिया में मोदी बेचता है और यहाँ पे एंटी इंडिया नोशन को ज़्यादा राइट विंग बेचता है, तो कहा यह जाता है कि आमतौर पे यही लोग आपस में कोई मुआहदा कर सकेंगे और ये लेजिटिमेट मुआहदा हो सकता है। वैसे यहाँ पे मैं कौन बेचता है सर, बता वो दें टाइम मुझे। तो गुजर गया जो वो साहब कहते थे, लेकिन अब मियाँ साहब अगर वज़ीर आज़म बनते हैं और मोदी अगर उधर से वज़ीर आज़म बनते हैं तो इन दोनों के दरमियान माजी में भी वर्किंग रिलेशनशिप रही है, तो शायद ये कोई इब्तदा कर सकें। लेकिन जो मियाँ साहब एंटी इंडिया तो नहीं है, वो तो एंटी इंडिया तो बात नहीं करते। नेशनलिज्म का, वो तो ट्रेड की बात हिंदुत्व का जो, और आरएसएस का, मोदी का, उसमें काफ़ी मुश्किल, उसमें काफ़ी मुश्किल लगता है ये कि वो कैसे होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की ये जो इस वक्त पाकिस्तान के लिए एक अपॉर्चुनिटी पैदा हुई है यासिर साहब, वो ये हुई है कि 9/11 के बाद वो जो 6+2 का मुज़ाकराती ढांचा था ना इंडिया पाकिस्तान का, वो टूट गया था और उसके बाद सफारती ताल्लुकात भी ख़त्म हो गए थे और दुनिया सारी इंडिया के साथ एक तरह से जाके खड़ी हो गई थी कश्मीर के मामले पे। इसीलिए उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट कर ली। लेकिन अब जब एक दफ़ा इंडिया इंटरनेशनली एक्सपोज हो रहा है अपने अक्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की वजह से, और अमेरिका में और कनाडा में और ऑस्ट्रेलिया में तहफ़्फ़ुज़ात हैं,
तो पाकिस्तान के लिए एक सपोर्ट और कश्मीर के लिए एक सपोर्ट पैदा की जा सकती है अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट कोशिश करे और कोई दुनिया का प्रेशर उसी तरह से माउंट किया जाए जैसे 90s में था और जैसे अमेरिका ख़ास तौर पे सहूलतकारी कर रहा था मुज़ाकरात में। अगर कोई मुल्क इस तरह से बीच में आ जाए तो शायद कश्मीरियों की मुश्किलात कुछ कम हो सकें। लेकिन ये जो पाकिस्तान की पॉलिसी पिछले चंद सालों की और बल्कि एक दहाई से है वो बहुत कारगर साबित हुई है। उसके नतीजे में आज देखें कि जनाब जो प्रो दिल्ली पार्टियां थीं, मतलब फ़ारूक अब्दुल्ला हो गया, महबूबा मुफ्ती हो गई, गुलाम नबी आज़ाद हो गए, वो आज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोगों की ज़बान बोल रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं समझता हूँ कि वहाँ पे एक इत्तफाक राय, एक ग्रैंड अलाइंस बन रहा है कश्मीर के अंदर अपनी उनकी हुर्रियत के हवाले से, और इसका फ़ायदा पाकिस्तानी गवर्नमेंट को आने वाले वक्त में उठाना चाहिए। ठीक पॉइंट आ गया आपका। डॉक्टर ताहिर मलिक साहब आपको इन्वॉल्व करेंगे एक जुमले की अगर इजाज़त जी प्लीज़ आप कर लें। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, आपने जिक्र किया कि एक साहब थे जो ये कहते थे कि मोदी अगर जीत गया तो मसला कश्मीर हमारे हक में फैसला हो जाएगा। दरअसल आप जिसका जिक्र कर रहे हैं वो बानी पीटीआई है। दरअसल वो साजिश का हिस्सा थे जो कश्मीर को पाकिस्तान को महरूम करके पाकिस्तान को भारत का हिस्सा बनाना चाहते थे। वो इंतखाब में आने से पहले, इक़्तिदार में आने से पहले कहते थे कि हम इक़्तिदार में आके कश्मीर को 3 हिस्सों में तकसीम कर देंगे। तो वो एक साजिश थी। ठीक पॉइंट आ गया आपका। डॉक्टर ताहिर मलिक साहब फरमाइएगा, ये कंपैरिजन किया जाता है गाज़ा का और कश्मीरियों के हवाले से, तो गाज़ा में जहाँ पे और भी फैक्टर्स हैं जो कि हमारे कॉमन हो सकते हैं, वहाँ एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो शायद कॉमन नहीं है। वो ये है कि पाकिस्तान कश्मीरियों की पुश्त पे खड़ा है और पाकिस्तान की 3 जंगें भी इंडिया के साथ इसी पॉइंट के ऊपर हो सकी हैं। तो ये कहना कि जी कि कश्मीरियों का हाल भी गाज़ा जैसा होगा, तो इन दोनों के अगर मामलात को कंपैरिजन किया जाए तो किस कदर इस चीज़ को मुख्तलिफ कर देते हैं पाकिस्तान के फैक्टर की वजह से? मेरे ख्याल से ये पैरेलल्स ड्रा करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि पैलेस्टाइन जो है वो कई हवालों से एक कमज़ोर रियासत है और पाकिस्तान एटमी सलाहियत से माला माल एक जिसका मजबूत डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, मिलिट्री भी है। वो जो बेयारो मददगार फ़लस्तीनी हैं तो उनके पास तो सिर्फ पुलिस है और वो इर्द गिर्द खिते की तरफ देखते हैं, मुसलमान मुल्कों की तरफ देखते हैं, आलमी बरादरी की तरफ देखते हैं। तो हम जो है एक बैलेंस ऑफ पावर हमारा इंडिया के साथ है, और जैसे कि आप बता सकें जंगों की भी तफसील है। तो ये तो सही है कि जो आर्टिकल ख़त्म हुए हैं भारतीय आइन में वो उसके बाद उन्होंने उसे इनकॉर्पोरेट किया गैर कानूनी तौर पे, लेकिन जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका स्टेटस उसी तरह बरकरार है कि जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में जिसकी जानिब इशारा किया गया प्लेबिसाइट, और वो एक कॉन्फ्लिक्ट है, एक ऐसा तनाज़े है जो हल तलब है, वो इस तरह की डेवलपमेंट से उस पर इफ़ेक्ट नहीं है। दूसरा जो पॉपुलेशन का बैलेंस है, आप देखें कि वहाँ अगर तसल्लुत उनका हो भी गया, मान लिया, तो जो उनके पास लैंड है उनके पास पॉपुलेशन है और उनके पास जो रेजिस्टेंस की शक्ल में इश्तार है, हथियार है, वो भी अभी तक मदम नहीं हुआ। और ये नहीं है कि उन्हें वहाँ से धकेलेंगे। तो एक तरफ पाकिस्तान मौजूद है और दूसरी तरफ भारत में भी पाकिस्तान से के बराबर या इससे कुछ ज़्यादा मुसलमान आबादी है। तो वो एक ऐसा, और चीन का फैक्टर भी है, उनके गले का एक ऐसा कांटा है जिसे ना वो उगल सकते हैं ना अड़प सकते हैं। और वो उसको इस सारे इक़दामात के बावजूद जो एएस दौलत जो वहाँ डायरेक्टर रहे हैं रॉ में कश्मीर अफेयर्स की, उनकी किताब वाजपेयी दी कश्मीर ईयर इन लाइंस पे ख़त्म होती है कि ये एक बहुत बड़ी रियलिटी है कि वैली में खड़ा हुआ एक कश्मीरी हमें एलियन समझता है और पाकिस्तान के साथ अपने आप उसके टाइज जो हैं वो बहुत ज़्यादा है। ये जो सेंस है, ये जो एक और कई कश्मीरियों की भी ये सोच पाई जाती है कि पाकिस्तान हमारी पुश्त पे खड़ा है, इसने हमारे लिए जंगें लड़ी हैं, इसने हमारे लिए जानों की कुर्बानी दी है, फाइनेंशियल लॉस किया है, ट्रेड टाइज नहीं बना रहा सिर्फ हमारी वजह से। ये भी तो बहुत बड़ा फैक्टर है। और एक पाकिस्तान एक स्टेट है जो डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पे और आलमी दुनिया में उजागर करती है। यही वजह है कि जब भी क्रिकेट मैच हो या कोई और डेवलपमेंट हो तो कश्मीरियों के दिल हमारे साथ धड़कते हैं और उन पे फिर गद्दारी के मुकदमात वो कश्मीरी तलबा और दिल्ली में कहाँ उनको इस जुर्म की सजा दी जाती है। वैलिड पॉइंट आपने उठाया है जनाब। यहाँ पे लेते हैं ब्रेक से जब वापस आएंगे तो प्रोग्राम में शामिल करेंगे दूसरा मौजू, साथ रहेगा।
आजादी का मतलब बेलगाम हो जाना नहीं है। आजादी का मफहूम ये नहीं है कि दूसरे लोगों और ममलकत के मफादात को नजरअंदाज करके आप जो चाहें कर गुजरें। आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है और पहले से कहीं ज्यादा अब ये जरूरी है कि आप एक मुनज़्ज़म और मुस्बत कौम की तरह काम करें। इस वक्त हम सबको चाहिए कि तामीरी जज्बा पैदा करें। वेलकम बैक जी। जैसे ही 2018 से 2023 की मुद्दत ख़त्म हुई तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और शरीक चेयरमैन दोनों ने पंजाब के मुतादिद बार विज़िट्स किए और कोशिश ये की कि पंजाब के अंदर जो इनका ग्राउंड लूज़ हो गया 2013 और बिलखुसूस 2018 में उनको वापस रिक्लेम किया जा सके। बिलखुसूस जो पीटीआई के मुनहरिफ इलेक्टेबल्स थे उनके हवाले से कोशिश की गई कि किसी तरीके से उन्हें अपनी झोली में डाल दिया जाए, लेकिन जैसे ही आईपीपी बनी और जैसे ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ कुछ लोगों ने इल्हाक कर लिया या उसमें शमूलियत इख्तियार कर ली तो उसके बाद इनकी वो वाले चांसेस भी मादूम होते गए। अब इसमें चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये कहना कि जी पंजाब के अंदर उन्हें कॉर्नर किया गया और एक साजिश के तहत कॉर्नर किया गया। थोड़ा सा ज़रा फैक्ट चेक भी कर लेते हैं। 2008 के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पोजीशन पंजाब में काफ़ी मुस्तहकम नज़र आ रही थी। 103 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सीटें ली थी और 24% ज़्यादा थी जो उससे प्रीवियस इलेक्शन हुआ था उससे। 2013 में जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हालत ये हुई कि 8 सीटें थी 2013 में और 99% उसके अंदर गिरावट आ गई थी एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस और 2.4 मिलियन वोटर्स ने वोट कार्ड कास्ट किया था, जबकि 2008 में 5.5 मिलियन वोटर्स ने इंतखाब किया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। 2018 के अंदर आ जाए तो टीएलपी जो कि निस्बतन बहुत ही यंग जमात थी और उसने 2018 में ही अपना इंट्रोडक्शन करवाया था, तो टीएलपी ने तीसरी जमात के तौर पे पॉपुलर वोट जो उसे मिला वो तीसरी बड़ी जमात के तौर पे उभरी, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबे की चौथी बड़ी जमात आई। 7 सीटें उसके हिस्से के अंदर आई और 5.38% उसको वोट पड़े। 1.78 मिलियन वोटर्स ने पीपल्स पार्टी का इंतखाब किया। अब ये जितना मेरा डेटा आपको यहाँ बताया है ये सारा का सारा ये जाहिर करता है कि बतदरीज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना ग्राउंड पंजाब के अंदर से लूज किया है। इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन का ये बात कहनी कि जी हमें साजिश के तहत पंजाब से हटाया जा रहा है या हटाया गया है, ये किस हद तक दुरुस्त है? अपने पैनलिस्ट से ये उनकी राय जानते हैं। शनीड़ा साहिबा, सवाल होगा आपसे। बिलावल भुट्टो का मौक़िफ़ है कि एक साजिश के तहत पीपल्स पार्टी की सियासत को महदूद किया गया है, क्या उनका ये बयान दुरुस्त है? ऐसा नहीं है यासिर। एक तो बात ये कि जो बिलावल भुट्टो इस वक्त शोर डालते हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा पंजाब में, उसकी वजह सिर्फ ये है कि जी उनको वो इलेक्टेबल्स नहीं मिल रहे जो उनका ख्याल था कि उनकी तरफ आ जाएंगे तो, और या वो आईपीपीस की तरफ चलेंगे, तो वहां पे लेवल प्लेइंग फील्ड्स का जो रोना है वो सिर्फ इलेक्टेबल्स की हद तक है। दूसरी बात ये है कि पीपल्स पार्टी का जो वोट बैंक है वो उनकी अपनी पॉलिसीज और तर्ज हुकूमत की वजह से कम हुआ है। देखिए मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का बड़ा स्ट्रॉन्ग वोट बैंक था पंजाब के अंदर। जब वो 1986 में पाकिस्तान आई थी तो सबसे बड़ा उनका इस्तकबाल पंजाब के अंदर ही हुआ था। आज तक लोग उसकी मिसाल दे रहे होते हैं। और पीपल्स पार्टी की कहते हैं पैदाइश ही पंजाब से हुई, पंजाब से हुई थी। 2007 के अंदर भी पंजाब के अंदर उनका वोट बैंक काफी था। 2008 में जब मोहतरमा की शहादत हुई तो उनको वोट बैंक जो उनको सीटें मिलनी थी वो कम मिली। उसकी वजह यह है कि लोग आसिफ अली जरदारी साहब को पसंद नहीं करते पंजाब में। जब वो मोहतरमा के साथ भी थे तब भी लोग उनको पसंद नहीं करते थे, उनको शिकायतें थी और फिर उसके बाद जब 2008 में उनकी हुकूमत आई और 2013 तक उनकी जो बुरी तर्ज हुकूमत, बुरी गवर्नेंस रही, उसकी वजह से पंजाब के अंदर जो उनका रहा सहा वोट बैंक था वो खत्म हो गया। तो जो पीपल्स पार्टी का वोटर था, जो एंटी नवाज वोटर था, वो सारा का सारा पीटीआई की तरफ जाना शुरू हो गया था। तो पीटीआई ने उस वोट बैंक को अपनी तरफ खींच लिया था। अब भी मसला यह है कि 15 साल से सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत कर रही है, लेकिन सिंध के हालात सबके सामने है, कराची के हालात सबके सामने। जब लोग कराची का लाहौर का कंपैरिजन करते हैं वो तो कह रहे हैं हम कराची को, वो तो कह रहे हैं हम लाहौर को भी लाड़काना बनाएंगे। पहले जो लाड़काना है वो कराची को तो बना लें अगर इतना ही अच्छा उनका लाड़काना है। और दूसरी बात है कि लाहौर के जो लोग हैं वो जब लाहौर को देखेंगे और कराची का उसके साथ कंपैरिजन करेंगे तो वो क्यों देंगे पीपल्स पार्टी को वोट?
पॉइंट आ गया जी आपका। जरा मैं इसमें इसमें सिजाद साहब को शामिल करता हूँ। बहुत ही किरण सिजाद साहब इसमें रिपोर्ट बहुत मुतासर कौन है जी। डॉक्टर साहब ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। डॉक्टर साहब मुझे जरा सवाल करें थे, सिजाद साहब आपको शामिल करते हैं सर ये अच्छा और एक मिनट जी, सिजाद साहब को शामिल कर रहे थे बीच में। सिजाद साहब आपको शामिल करते हैं सर, ये फरमाइएगा कि ये वाकई साजिश थी या अपनी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी जिसकी वजह से लोगों ने इंतखाब नहीं किया? अगर आप डॉक्टर साहब से बात जी आपसे सवाल आपसे, ये राइट मुझसे मत छीने। अगर अच्छा यार ये शाहनिला साहब ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है, लेकिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब पाकिस्तान वापस आई थी और जिस तारीखी जिस इस्तकबाल की बात कर रही हैं ये, वो 88 में जीत के कौमी असम्बली का इलेक्शन वो वज़ीर आज़म बनी थी, लेकिन सूबाई असम्बली का इलेक्शन कुछ दिन के बाद करवा के एक ख़ास इत्तेहाद को जितवाने की कोशिश की गई पंजाब से, क्योंकि ज़ियाउल हक़ के बाद ये फ़ैसला कर लिया गया था कि पंजाब पीपल्स पार्टी को नहीं देना। और फिर ये हुआ कि छांगा मांगा हुआ, अगर आपको याद होगा, यानी मरकज़ में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत थी और नीचे से बंदे तोड़ के हार्स ट्रेडिंग करके एंटी पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट 88 में बनाई गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 93 में पीपल्स पार्टी फिर आई वापस और यहाँ पे उनको 16 सीटों का एक मंजूर वट्टू दे दिया गया कि अगर इसके साथ अलायंस बनाएंगे तो आपकी गवर्नमेंट बनेगी। फिर नकई को लेना पड़ गया। सिर्फ पिछले 30 सालों में एक दफ़ा गवर्नमेंट बनाने का मौका मिला पीपल्स पार्टी को, वो भी अलायंस, जबकि पीपल्स पार्टी 6 दफ़ा यानी कि 88 में, 92 में, 93 में, 2008 में और 2002 में, यानी कि 4-5 दफ़ा उनका 100+ MPA रहा है। जबकि पंजाब की हिस्ट्री ये रही है कि 16 सीटों से मंजूर वट्टू भी वज़ीर आला बना है, नकई भी बना है, परवेज़ इलाही भी बना है, लेकिन पीपल्स पार्टी को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पूरी ज़िंदगी में वज़ीर आला नहीं मिल सका। तो क्या हुआ, ये साजिश ही थी ना। उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा ये निकला कि जब पंजाब का पीपल्स पार्टी का वोटर ये समझता था कि मैं वोट करूंगा लेकिन मेरी पार्टी अपना वज़ीर आला नहीं बना सकेगी, हम अक्सरियत देते हैं, वो बंदे तोड़ के छांगा मांगा कर लेते हैं। ये साजिश है जिसकी बिलावल भुट्टो ने जिसका जिक्र किया। ठीक है, और पॉइंट आ गया। मोहतरमा की शहादत के बाद नो डाउट उसमें पीपल्स पार्टी की कुछ गलतियां हैं जो 13 पॉइंट आ गया। नौशाद साहब को इसमें शामिल करूंगा सर। पॉइंट आ गया ना सर, बाकी सबको भी शामिल कर, एक प्रॉमिस करता है वापस आने का। सर आपका पॉइंट भी, बात भी सब तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सर पॉइंट आ गया आपका। मैं नौशाद साहब आपको शामिल करूंगा। ये फरमाइएगा, COD जो होता है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होता है, उससे पहले ये जो हालात उन्होंने बताया 90s के अंदर और अर्ली 2000 के अंदर जो हुए, COD के बाद तो किसी ने ऐसा काम नहीं किया या हुआ ऐसा काम, तो फिर वोटर किधर गया पीपल्स पार्टी का? देखिए, मैं सजाद साहब जो है ना, उन्होंने या तो जिम्मेदारी वोटर पे डाल दी है या मुक्तदरा पे डाल दी है। मामला ये है कि इस सारे के दौरान आखिर में उन्होंने कहा कुछ गलतियां की हैं। दरअसल ये जो गलतियां हैं यही असल मसला बना है जिसने प्रॉब्लम की है। देखिए, जो पीपल्स पार्टी का वर्कर था जिसे हम जियाला कहते थे, वो अपने वोट को बड़ी इज्जत देता था और अपने वोट की इज्जत ना करने वाले को अपना मुखालिफ समझता था जी। हुआ ये कि जब जरदारी साहब ने मुफाहमती सियासत की बात की, एक्चुअली पावर पॉलिटिक्स की बात की, नजरिए से हट गए, तो पंजाब में उसकी बहुत रिटेलिएशन आई। एक वक्त तक पंजाब में जो पुराना जियाला था वो पीपल्स पार्टी को वोट देता रहा, लेकिन जो उनकी आने वाली नस्ल थी वो इसलिए तैयार नहीं थी कि वो ये समझती थी कि नजरिया पीपल्स पार्टी के हाथ से जा चुका, यानी पीपल्स पार्टी के पास कोई नजरिया नहीं था। एक बात। और दूसरा जो प्रॉब्लम आया कि जब उन्होंने उन लोगों के साथ उनको अलायंस करना पड़ा जिनको वो अपना एंटी समझते थे, तो उसको बहुत ज्यादा रिटेलिएट किया पंजाब के जियाले ने। अब हुआ ये कि जब ये जो चौधरी, आपको याद है कि चौधरी ज़हूर लाही साहब ने एक बात कही थी कलम से मुतल्लिक, जो जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो फांसी का कलम है उसके बारे में कहा था कि ये मुझे दे दें, तो उसके बाद से चौधरी ज़हूर लाही के खिलाफ बहुत सख्त रिटेलिएशन थी पंजाब के पीपल्स पार्टी के हलकों में, आज तक मौजूद है। और जब चौधरी परवेज इलाही को डिप्टी वजीर आज़म बनाया गया
तो यहां पर बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस देखी हाँ इसी तरह जी, से एक बिल्कुल बहुत बड़ा सही। मामला ये हुआ। तो सजाद साहब सुन लिया आपने फिर कि चौधरी परवेज इलाही को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, तो ये बहुत रिजेंटमेंट आई, तो फिर जो जियाला था उसने फिर वोट नहीं किया। पॉइंट आ गया सर आपका। इसमें डॉक्टर फारूक साहब आपको शामिल करूंगी, ये फरमाइएगा कि ना कबूलियत है ना मकबूलियत, इसकी बड़ी वजह क्या है अच्छा वैसे पंजाब के अंदर? अभी नौशाद साहब ने ये बात बड़ी खुल के नहीं, बताई। आप जरा बताएं आपको क्या इसमें तरजीह है? मैं बुनियाद बना रहा हूँ अच्छा, अपनी बात की। टाइम थोड़ा है सर। और इसी तरह से हमारे सजाद अनवर साहब ने भी आखिर में कुछ इशारे कर दिए। देखिए, दो बातें बहुत बुनियादी हैं। एक 1977 की तहरीक, जिसको बहुत जाबिराना तरीके से कुचलने की कोशिश की, और लाहौर के अलावा पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बहुत आपने जबर किया, सही। और उसमें बहुत हलाकतें हुई, हज़ारों लोगों को जेलों में डाला गया। और इसके अलावा जब 1971-72 के बाद जब आप इक़्तिदार में आए तो अपोजिशन को जिस तरीके से पंजाब में कुचला, एक वो जो है ना माइंडसेट में बैठ गया पंजाब में कि ये लोग जबर करते हैं। एक ये बुनियाद थी। इसी बुनियाद पर पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद बना और एक उसने मकबूलियत भी हासिल की। एक बात ये थी। फिर उसके बाद मार्शल लॉ के बाद जो हुकूमतें बनी, उसने भी पै दर पै गलतियाँ की, बहुत, यानी बेनज़ीर के दौर से गलतियाँ शुरू हुई और वो उरूज पे पहुंच गई, जिसका आपने जिक्र किया कि आसिफ अली जरदारी साहब को पसंद नहीं किया गया। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, पंजाब में पसंद नहीं किया गया। और एंटी बिजनेस पॉलिसीज़, ये भी बहुत बड़ी उसकी बुनियाद रखती है। ये किया, उससे ये नुकसान हुआ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। और नज़रिया वाली बात, ये पीपल्स पार्टी की अपनी सफ़ों से ये बात आई कि जब जरदारी साहब के पास पार्टी आ गई तो पीपल्स पार्टी से नज़रियाती वाबस्तगी रखने वाले बाज़ लोगों ने ये लिखा कि देखें, अब आपको मियाँ नवाज शरीफ एंटी इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिटिक्स करते नज़र आएंगे और आसिफ अली जरदारी इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिटिक्स कर रहे होंगे। तो इन चीज़ों ने इसको नुकसान पहुंचाया पार्टी को, और आज वो इस मकाम पर पहुंच चुकी है। तो साजिश अगर किसी ने की होगी तो साजिशें तो सियासी जमातों के खिलाफ होती ही रहती हैं, लेकिन असल साजिश पार्टी खुद करती है। आगा साहब, सर आपको इन्वॉल्व करूंगा। सर, गवर्नेंस का मामला है जिसकी वजह से वोटर जो है वो मायूस सा हो गया। फिर वो वोटर गया किधर असल में? यानी इतनी बड़ी तादाद में वोटर था जी, 5.5 मिलियन, वो कम होकर 1.7 मिलियन तक पहुंच गया। ये दरमियान का वोटर किधर गया सर? देखिए, लाइफ स्टैटिक नहीं होती है, यानी कि मूव ऑन होती। 1988 का जो IGI है वो 1999 तक उसका इम्पैक्ट है। इस पे हमें आप 10 घंटे भी बहस करने में आपसे बहस करने को तैयार हूँ, ठीक है, इसलिए आप इस तरह ना करें। IGI जो बनाई गई वो 99 तक किसी ना किसी फॉर्मेट में, किसी ना किसी शक्ल में मौजूद रही है। 2002 के इलेक्शन में आपको पता है कि उस इलेक्शन को मैं माइनस ही कर देता हूँ। आप 2006 में आ जाए, पीपल्स पार्टी को मौका मिला 8 में, 2008 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को मौका मिला। लेकिन हुआ इस सारी सिचुएशन में ये, उससे पहले ही कि 2002 और 2006 के दरमियान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर से निकल के डिफेंस चली गई। अब मैं लोगों के नाम नहीं लेना चाहता हूं। सजाद अनवर साहब को याद है, अगर उनको याद हो तो एक याद करवाना चाहता हूं बात। याद होगा वो आपको सर्दियों की वो सुबह और रातें जब बेनज़ीर अपना साहिबा किसी की कोठी के अंदर बैठी हुई थी और मैं और आप जर्नलिस्ट के तौर पे और हजारों पीपल्स पार्टी के गरीब जियाले जिनके पास मोटरसाइकिलें भी नहीं होती है, वो डिफेंस में जाने के लिए वो बाहर बैठे इंतजार कर रहे थे कि बीबी अंदर से निकल के शक्ल दिखा दे। याद आया कुछ आपको? ये हुआ पीपल्स पार्टी के साथ। पीपल्स पार्टी के जियाले को तो मौका ही नहीं मिला कि वो पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहे। पीपल्स पार्टी तो चली गई उन लोगों के पास जिनकी 8-8 कनाल की कोठियां थी डिफेंस में, वहां पे ही रहते थे आके सारे। तो कौन सा वर्कर रहा फिर आपके पास? चॉइस ऑफ इलेक्टेबल्स। ऐसा ना करें। पीपल्स पार्टी के साथ बिल्कुल ज्यादती हुई है 1999 तक, मैं मानता हूं। ठीक है, उसके बाद पीपल्स पार्टी ने अपने साथ ज्यादती खुद की है। बहुत वैलिड पॉइंट है। डॉक्टर ताहिर नहीं मलिक साहब, बिल्कुल आखिर में सर, जिम्मेदार कौन है जी पंजाब में, साजिशें या अपनी पॉलिसीज? देखिए, बड़ी तफसील से बात हुई और बड़ा अच्छा आपने सवाल दिया। अब मैं इसमें 2 मिनट लूँगा। वो ये है कि जल्दी से सर, पीपल्स पार्टी को ये साजिश बेनकाब करनी चाहिए थी। इनकी अपनी गलतियाँ भी हैं और शहनीला ने दुरुस्त निशानदेही भी की है, लेकिन किसी पाकिस्तान की और जमात के ख़िलाफ़ मुक़तदरा, आमरीत, मुतअस्सिब मीडिया, इफ्तिखार चौधरी अदलिया और
इसने ट्रायल नहीं किया किसी और जमात का, किसी और जमात के 2 सरबराह शहीद नहीं हुए, जो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट रही है। अल्लाह इन्हें ज़िंदगी दे, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को, नून लीग को, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी हुई और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई, यानी उन्हें वाइप आउट किया गया। फिर जस्टिस क़य्यूम की टेप देख लें, 1990 का आप डिसीजन रिगिंग का देख लें, तो इन इदारों ने ट्रायल किया, साजिश नहीं की तो और क्या की। हम जनरल असद दुरानी से लेके हमीद गुल तक के बयान अल्फी हैं कि हमने क्या क्या किया। तारीख में लोगों ने पैरों में गिर के माफ़ी मांगी है कि हमसे गलत हुआ, मीडिया के लोगों से लेके इफ्तिखार चौधरी के बाद तो आप ये बात बताएं कि जब जनरल ज़ियाउल हक ने नजरियाती सियासत ही खत्म कर दी है, वोट, जात, बरादरी, पैसे पिजरों की सियासत आ गई, तो पीपल्स पार्टी गरीब के जिस कच्चे घर में झंडा पीपल्स पार्टी का था वो तो आपने दफन कर दी। आज आप एंकर होके बड़े फख्र से कह रहे हैं कि तहरीके लब्बैक का वोट बैंक ज्यादा हो गया। ये नहीं, जो फैक्ट है सर वो माशरे का अलमी है ना, उसका क्या असरात क्या हुए। फिर फैजाबाद पॉलिसीज भी तो है ना सर, 30 सफे की फैजाबाद धरने की जजमेंट पीपल्स पार्टी की अपनी पॉलिसी नहीं है। जस्टिस फायज ईसा ने, सर ये बताएं, फायज ईसा ने जो निशानदेही की है, जो पाकिस्तान को आज अंदर से खोखला किया गया और जो तालिबान का बयानिया लाया गया, पीपल्स पार्टी को दहशत गर्दी के खिलाफ वाजे मौक़िफ़ रखने पे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को पाकिस्तान का झंडा उठाने के लिए उसको उस बयानिए को पीपल्स पार्टी इस सारे में क्लियर है, इसमें कोई कसूर नहीं। और किसी जमात का दहशत गर्दी के खिलाफ क्लियर बयानिया तो मुझे बताएं। यहाँ तो उनके सिर्फ इस वजह से उनके पेड़ तालिबान के दहशतगर्दी केपीके में हुई है, आवाम की वाइप आउट पंजाब से हो रहे हैं, ज़ेन साजी करते रहे। पॉइंट आ गया आज आप लोग जिस पे शर्मिंदा है, सर पॉइंट आ गया, पॉइंट आ तो गया। आप ये मत भूलें कि मुक़्तदरा मुतअस्सिब मीडिया, इफ्तिखार चौधरी अदलिया ने ट्रायल किया और पंजाब में साकिब निसार भी किसी एक लीडर को मिला था, ये भी आप याद रखें। आपको पॉइंट आ गया, ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। हैव टू वाइड अप जी, तज्जिया आपने मुलाहिजा किया। प्रोग्राम बाखबर से इतना ही। यासिर रहमान को दीजिए इजाजत, अल्लाह ने